फिल्म की स्टार्ट एक प्राइवेट प्लेन से होती है जो समंदर के ऊपर से गुजर रहा है। इस प्लेन में एक लड़की होती है, इसका नाम लिंडा है। लिंडा एक बहुत बड़ी मिलियनियर प्राइवेट कंपनी में काम करती है। वो बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट तैयार की है। मीटिंग से पहले वो अपनी रिपोर्ट अपने को वर्कर डेवन को दे देती है। डेवन उससे वादा करता है कि वो मीटिंग में सबको बताएगा कि ये रिपोर्ट की असली मेहनत लिंडा ने की है। लेकिन जब लिंडा मीटिंग रूम के बाहर खड़ी होकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। डेवन रिपोर्ट से लिंडा का नाम हटा देता है और पूरी मेहनत का क्रेडिट खुद ही ले लेता है। ये पहली बार नहीं था, लिंडा के साथ पहला भी कई बार ऐसा हो चुका था। हर बार उसकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता था। इस बार भी वो सिर्फ चुपचाप सब कुछ देख कर रह जाती है। ऑफिस के बाहर भी लिंडा की जिंदगी काफी अकेली थी। वो अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं था, सिर्फ उसका एक पेट पैरट जिसका नाम स्वीटी था वो ही उसके साथ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लिंडा काफी खुश थी बिकॉज कंपनी के पुराने फाउंडर ने उसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अब फाउंडर की तो डेथ हो चुकी थी और डेथ के बाद उनके बेटे ब्रैडली ने कंपनी संभाल ली थी। लिंडा को पूरा यकीन था कि इतने सालों की मेहनत के बाद अब उसकी प्रमोशन पक्की है। अगली सुबह जब ब्रैडली ऑफिस आता है, लिंडा बहुत एक्साइटमेंट के साथ उससे मिलती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन ब्रैडली उसके ऑकवर्ड बिहेवियर और खाना खाने के तरीके को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और जल्दी से अपने ऑफिस चला जाता है। अंदर मैनेजर ब्रैडली को बताता है कि लिंडा कंपनी की सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने का प्रॉमिस किया गया था। लेकिन ब्रैडली बताता है कि वो प्रमोशन तो पहले ही डेवॉन को दे चुका है क्योंकि डेवॉन उसका पुराना कॉलेज फ्रेंड है। मैनेजर उसे समझाता है कि लिंडा कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बैंकॉक में एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है और उस मीटिंग की सारी तैयारी सिर्फ लिंडा ही संभाल सकती है। ब्रैडली समझ जाता है कि लिंडा कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि लिंडा से सिर्फ पर्दे के पीछे काम करवाएगा और सामने का सारा क्रेडिट डेवन को ही मिलेगा। इसी बीच लिंडा को अपनी एक को वर्कर से पता चलता है कि उसकी प्रमोशन कैंसिल हो चुकी है और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट अब डेवन को दे दिया गया है। ये सब सुनते ही लिंडा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधा ब्रैडली के ऑफिस में घुस जाती है जहाँ ब्रैडली एक इंटरव्यू के बीच में होता है। लिंडा उससे पूछती है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिली? ये पोजीशन मेरी थी, मैं ही इसके लिए असली हकदार हूँ। ब्रैडली बहाना बनाता है कि लिंडा अपने काम में तो बहुत अच्छी है लेकिन लीडरशिप रोल के लिए अभी रेडी नहीं है। उसके हिसाब से वीपी बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि लोगों को हैंडल करना भी आना चाहिए। फिर भी ब्रैडली उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और इसे एक और चांस देता है। वो कहता है कि अगर लिंडा बैंकॉक वाली मीटिंग से पहले कंपनी का डाटा इशू सॉल्व कर दे तो वो दोबारा उसकी प्रमोशन के बारे में सोचेगा। इसी वक्त ब्रैडली की फियांसी चेरी ऑफिस में आती है। चेरी बहुत कॉन्फिडेंट, खूबसूरत और प्रोफेशनल लड़की होती है। उसे देखकर लिंडा को उससे कुछ जलन महसूस होती है, लेकिन अब लिंडा सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी, हर हाल में उसे प्रमोशन हासिल करनी थी। अगले दिन लिंडा, ब्रैडली, डेवन और कंपनी के कुछ और लोग कंपनी के प्राइवेट जेट से बैंकॉक के लिए निकल पड़ते हैं। लिंडा इस बिजनेस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसने पूरी रात जाग कर काम किया था और आखिरकार कंपनी का डाटा इशू भी सॉल्व कर दिया था। लेकिन जब वो ब्रैडली को ये बात बताने जाती है तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। ऊपर से डेवॉन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो कभी उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। जब लिंडा अपना बाकी का काम कर रही थी तब डेवॉन सब लोगों को लिंडा का एक पुराना ऑडिशन वीडियो दिखाता है। ये ऑडिशन उसने कभी एक सर्वाइवल रियलिटी शो के लिए दिया था। वीडियो में लिंडा जंगल में सर्वाइव करने की अपनी स्किल्स दिखा रही थी। ये देखकर ब्रैडली और प्लेन में बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सब उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम ऑफिस के लिए नहीं जंगल में रहने के लिए ही बनी हो। ये बात लिंडा के दिल पर लग जाती है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि ब्रैडली कभी भी उसे प्रमोशन नहीं देने वाला, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। गुस्से में आकर लिंडा अपनी पूरी रिपोर्ट ही डिलीट कर देती है। लेकिन उसी वक्त अचानक प्लेन जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है। प्लेन किसी बहुत बड़े टर्बुलेंस में फंस चुका था। सिर्फ लिंडा और ब्रैडली ने ही सीट बेल्ट पहनी होती है, इसलिए बाकी सब लोग प्लेन के अंदर इधर उधर गिरने लगते हैं। तभी प्लेन के साइड में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लोग उस होल की तरफ खींचे जाते हैं। डेवॉन और एक और एम्प्लॉय खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच डेवॉन लिंडा की सीट छीनने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को बचा सके। अपनी जान बचाने के लिए लिंडा उसके हाथ में एक फोक घोंप देती है। दर्द के मारे डेवॉन सीधा प्लेन के बाहर लटक जाता है, लेकिन लिंडा उसकी कोई हेल्प नहीं करती बल्कि वो सीधा इमरजेंसी विंडो बंद कर देती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद पूरा प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है। क्रू और बाकी सब पैसेंजर्स पानी में डूब चुके हैं।
किस्मत से लिंडा बच जाती है और वो किसी तरह खुद को आज़ाद करके एक राफ्ट पकड़ लेती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान और सुनसान आइलैंड पर पाती है। थोड़ी देर उस बीच पर चलने के बाद उसे ब्रैडले भी बेहोश मिलता है। उसके पैर में बहुत बुरी चोट लगी थी। लिंडा तुरंत उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाती है और वहां लटा देती है। अब प्लेन क्रैश के बाद सिर्फ लिंडा और ब्रैडले ही जिंदा बचे थे और अब उन्हें इस सुनसान आइलैंड पर सरवाइव करना था। अच्छी बात यह थी कि लिंडा को सर्वाइवल की काफी नॉलेज थी। सबसे पहले वो एक तेज पत्थर से चाकू बनाती है, उसके बाद लकड़ियों और पत्तों की मदद से एक छोटा सा शेल्टर बना लेती है। पानी जमा करने के लिए वो नारियल के छिलकों को कप की तरह यूज करती है और उन्हें रेत में गाड़ देती है ताकि बारिश का पानी उसमें भर सके। उस रात आइलैंड पर बहुत भयानक तूफान आता है। लिंडा शेल्टर के अंदर ब्रैडले के साथ छुपकर रात गुजारती है। ब्रैडले अभी भी बेहोश था। अगली सुबह लिंडा देखती है कि नारियल के कप्स में बारिश का पानी भर चुका है। वो खुशी से ब्रैडले को भी पानी पिलाती है और खुद भी पीती है और कुछ देर के बाद ब्रैडले को होश आ जाता है। उसे पता चलता है कि प्लेन के बाकी सब लोग मर चुके हैं और अब इस आइलैंड पर सिर्फ वो और लिंडा ही बचे हैं। ब्रैडले सबसे पहले लिंडा को थैंक्स करता है क्योंकि उसी के कारण उसकी जान बची थी और उसी ने उसके लिए शेल्टर भी बनाया था। लेकिन उन दोनों का भी ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड पर उनकी असली मुश्किलें अब स्टार्ट होने वाली हैं। लिंडा धीरे धीरे आइलैंड पर सरवाइव करने के लिए हर जरूरी काम कर लेती है। वो आग जलाना सीख लेती है, मछली पकड़ती है और उसे पकाकर खाना भी शुरू कर देती है। लेकिन ब्रैडले अभी भी शॉक में होता है। उसके सारे दोस्त प्लेन क्रैश में मर चुके थे, इसलिए उसका कुछ खाने का मन ही नहीं करता। तब लिंडा अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ेगा। धीरे धीरे ब्रैडले थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। लेकिन एक अजीब बात थी, जहाँ ब्रैडले इस हादसे से टूट चुका था वहीं लिंडा पहली बार जिंदगी में आज़ादी महसूस कर रही थी। ऑफिस की टेंशन नहीं, प्रमोशन की टेंशन नहीं और ना ही किसी के ऑर्डर। उसे लगने लगा था कि शायद ये आइलैंड उसकी पूरी जिंदगी से ज्यादा बेटर है। अगले दिन लिंडा को समंदर के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत शेल मिलता है। खुशी खुशी वो ब्रैडले को दिखाने जाती है, लेकिन ब्रैडले को उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहता है, तुम रेस्क्यू के बारे में क्यों नहीं सोच रही? हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। लिंडा जवाब देती है, सबसे पहले हमें जिंदा रहना होगा। शेल्टर, पानी और खाना सबसे जरूरी है। ब्रैडले खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पैर की चोट के कारण वो खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है। लिंडा उसे बताती है कि पैर टूटा नहीं है, बस कुछ दिन आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। जब लिंडा उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाती है, तब ब्रैडले गुस्से में उसका हाथ झटक देता है। वो चिल्ला कर कहता है, मुझे हाथ मत लगाना और याद रखो मैं अभी भी तुम्हारा बॉस हूँ। ये बात लिंडा के दिल को चुभ जाती है। इतना सब करने के बाद भी ब्रैडले उसे एम्प्लॉय ही समझ रहा था। गुस्से में लिंडा अपना सारा सामान उठाती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। शुरू में ब्रैडले को लगता है कि वो थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दिन, 2 दिन, पूरे 2 दिन ब्रैडले बिना पानी और खाने के वहीं पड़ा रहता है। धूप के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और जब वो बेहोश होने ही वाला था तब लिंडा वापस आ जाती है। वो उसे पानी पिलाती है और संभालती है और फिर वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, ये ऑफिस नहीं है और तुम अब मेरे बॉस भी नहीं हो। अगर मेरे साथ रहना है तो इज्जत से बात करना सीखो। इस बात ब्रैडले चुप हो जाता है। बाद में लिंडा बताती है कि उसे जंगल में एक जंगली सुअर के पैरों के निशान मिले हैं और अगर वो उसे शिकार कर ले तो 1 हफ्ते तक खाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। ब्रैडले को यकीन नहीं होता कि लिंडा ये कर पाएगी, लेकिन लिंडा हार नहीं मानती। वो घंटों तक उस सुअर का पीछा करती है। कई बार उसके हाथ से निकल जाता है, लेकिन आखिरकार लिंडा उसका शिकार कर ही लेती है और जब वो सुअर को कंधे पर उठाकर कैंप में लाती है तो ब्रैडले हैरान रह जाता है। लिंडा मुस्कुरा कर कहती है, लगता है मुझे जंगल की जिंदगी सिटी की लाइफ से ज्यादा पसंद आने लगी है। उस रात दोनों कई दिनों बाद पेट भरकर टेस्टी खाना खाते हैं और पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वो इस आइलैंड पर काफी दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अगले दिन लिंडा आइलैंड में आगे तक घूमते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाती है। वहां उसे एक साफ और मीठा पानी का झरना भी मिलता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो उस पानी से नहाती है, पानी पीती है और काफी देर तक अपनी परछाई देखते हुए वहीं बैठी रहती है। लेकिन तभी उसकी नजर समंदर की दूसरी तरफ जाती है। दूर एक बोट दिखाई देती है। पहले तो लिंडा जोर जोर से आवाज लगाने वाली होती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है। कुछ पल सोचने के बाद वो फैसला करती है कि वो बोट वालों को अपनी तरफ नहीं बुलाएगी। सच ये था कि अब लिंडा को उस आइलैंड की जिंदगी पसंद आने लगी थी। वो वापस कैंप आती है। ब्रैडले को सिर्फ इतना ही बताती है कि उसे एक नया पानी का सोर्स मिल गया है, लेकिन बोट के बारे में एक शब्द भी नहीं बताती। ब्रैडले बहुत परेशान था। वो कहता है, हमें यहाँ 2 हफ्ते हो गए हैं और हमें यहाँ कोई ढूंढने नहीं आया। लिंडा उसे सब्र रखने को कहती है। फिर ब्रैडले एक नया आइडिया देता है। वो कहता है कि लकड़ियों से एक राफ्ट बनाकर आइलैंड से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन लिंडा तुरंत मना कर देती है।
तो कहती है कि समंदर बहुत खतरनाक है और राफ्ट बनाना सेफ नहीं होगा। असल में लिंडा खुद यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। उसे लगने लगा था कि अगर ब्रैडले भी उसके साथ यहाँ रहेगा तो पहली बार कोई उसकी असली वैल्यू समझ पाएगा। लेकिन ब्रैडले को अब लिंडा पर शक होने लगा था। उसे ये लगने लगा था कि लिंडा जानबूझकर रेस्क्यू की कोशिश नहीं कर रही। वो कहता है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, मैं लोगों के चेहरे देखकर समझ सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। ये कहकर ब्रैडले अलग कैंप बनाने का फैसला करता है। लिंडा उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देती है। उसे पता था कि ब्रैडले जंगल में अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगा। ब्रैडले भी लिंडा की तरह शेल्टर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास सर्वाइवल स्किल्स ही नहीं थी। उसका शेल्टर थोड़ी ही देर में गिर जाता है। ना उसे ढंग से खाना मिलता है, ना पानी, और ना ही आग जलानी आती है। दूसरी तरफ लिंडा आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी। वो मछली पकड़ती, जंगल से जड़ी बूटियां लाती और अपने कपड़ों से काम की चीजें बना लेती। आखिरकार भूख और थकान से परेशान होकर ब्रैडले हार मान लेता है। वो लिंडा के कैंप में वापस आता है और इस बार वो उसके दिल से माफी भी मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था, ऑफिस में प्रमोशन तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर लिंडा का गुस्सा थोड़ी देर तक ठंडा हो जाता है। तो ब्रैडले को दोबारा अपने कैंप में रहने की इजाजत देती है और अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद लिंडा ब्रैडले को आइलैंड घुमाने ले जाती है। रास्ते में वो उसे बताती है कि कौन से फ्रूट्स खाने लायक हैं, कौन से प्लांट्स जहरीले हैं और जंगल में सरवाइव करने के क्या रूल्स हैं। तभी वो दूर एक बहुत बड़े एक्स शेप वाले पत्थर की तरफ इशारा करती है। लिंडा कहती है, आइलैंड का ये हिस्सा सबसे डेंजरस है, कभी भी इस तरफ मत जाना। जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं आया। ब्रैडले उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि लिंडा उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रही थी और बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रही थी। अब जब दोनों वापस उसी पतले रास्ते से लौट रहे थे, तब अचानक लिंडा का पैर के नीचे एक पत्थर टूट जाता है और वो सीधा पहाड़ी के किनारे से फिसलने लगती है। लेकिन टाइम पर ब्रैडले उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है। आज पहली बार ब्रैडले ने लिंडा की जान बचाई थी। कैंप में वापस आकर लिंडा जंगल से लाए हुए कुछ खास फलों और बीजों से एक क्रिस्पी सा स्नैक बनाती है। ब्रैडले को वो स्नैक काफी टेस्टी लगता है। फिर लिंडा उसे बताती है कि वो कई दिनों से फर्मेंटेड फ्रूट से एक अल्कोहल जैसी ड्रिंक बना रही थी। उस रात दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और पहली बार दिल खोल कर बातें करते हैं। इसी सब के बीच लिंडा अपने पास्ट का एक बहुत बड़ा राज बताती है। वो कहती है कि उसकी शादी एक बहुत ही अब्यूजिव आदमी से हुई थी। उसका पति रोज शराब पीता था, नशा करता रहता था। एक दिन गुस्से में लिंडा ने जानबूझकर उसे कार की चाबी दे दी। उसका पति बहुत नशे की हालत में था और गाड़ी चला रहा था और फिर उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। लिंडा कहती है कि ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो ब्रैडले से कहती है, मुझे लगता है हमें हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर रह जाना चाहिए। यहाँ खाना भी है, पानी भी और सुकून भी। लेकिन ब्रैडले इस बात का जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह लिंडा का हैंगओवर की वजह से देर से उठती है। समंदर के किनारे घूमते हुए वो गलती से ब्रैडले को नहाते हुए देख लेती है और अब धीरे धीरे लिंडा उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगती है। इसी बीच आइलैंड पर एक और जबरदस्त तूफान आ जाता है। इस बार उनका शेल्टर पूरी तरह टूट चुका था। मजबूरन दोनों एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। कपड़े गीले होने की वजह से दोनों ठंड से कांप रहे थे। ब्रैडले कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है और दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब रहना होगा। लिंडा मान जाती है। अगली सुबह जब लिंडा की आंख खुलती है तो ब्रैडले वहां नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और कहता है कि अब उसका पैर काफी ठीक हो गया है, इसलिए वो इस बार एक मजबूत और ऊंची जगह पर नया शेल्टर बनाना चाहता है। दोनों मिलकर कई दिन की मेहनत के बाद एक नया और पहले से ज्यादा अच्छा शेल्टर बना लेते हैं। अब उनकी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। एक दिन ब्रैडले कहता है कि वो आइलैंड में अकेला थोड़ा वॉक करना चाहता है। लिंडा तुरंत उसे फिर याद दिलाती है कि साउथ साइड पर मत जाना और बड़े से क्रॉस वाले एरिया के पास तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रैडले हाँ में सर हिला देता है। अब दोनों के बीच पहले से ज्यादा ट्रस्ट और क्लोजनेस आ चुकी थी। उस शाम ब्रैडले खुद लिंडा के लिए खाना बनाने का ऑफर करता है। लिंडा बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ब्रैडले भी उसकी तरह इस आइलैंड की लाइफ को एंजॉय करने लगी है, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि ब्रैडले कुछ और ही प्लान बना रहा है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद लिंडा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसका सर घूमने लगता है और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो जाती है। असल में ब्रैडले ने उसके खाने में जहरीली बेरीज मिला दी थी और ये सब उसका पहले से बनाया हुआ प्लान था। लिंडा के बेहोश होते ही ब्रैडले चुपके से वो राफ्ट निकालता है जो वो कई दिनों से चोरी छुपे बना रहा था और अकेला ही आइलैंड से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती, जैसे ही राफ्ट समुद्र की तेज लहरों में पहुंचती है वो टूट जाती है और ब्रैडले पानी में डूबने लगता है। किसी तरह वो वापस आइलैंड तक तो पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो खुद बेहोश हो चुका होता है।
जब ब्रैडले की आंख खुलती है तो वो खुद को फिर से आइलैंड पर पाता है। उसके पास लिंडा बैठी होती है और लिंडा ने उसकी जान फिर बचा ली थी। वो उसे सीपीआर देकर होश में लाती है, लेकिन इस बार लिंडा का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। वो बहुत गुस्से में थी और उसे सब समझ आ गया था कि ब्रैडले ने उसके खाने में जहर मिलाया और उसे बेहोश करके अकेले भागने की कोशिश की। गुस्से में लिंडा एक बहुत अजीब से ऑक्टोपस लेकर आती है। वो ब्रैडले से कहती है, इस ऑक्टोपस का जहर तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन कुछ घंटों के लिए तुम्हारी बॉडी हिल भी नहीं पाएगी। ये कहकर वो उस ऑक्टोपस के जहर को ब्रैडले को दे देती है। कुछ ही देर में ब्रैडले का पूरा जिस्म सुन्न पड़ जाता है और वो बिल्कुल हेल्पलेस था। लिंडा उसके पास ही बैठ जाती है और एक तेज चाकू निकाल लेती है। फिर वो उसके शरीर के नीचे की तरफ कुछ काटने लगती है। ब्रैडले दर्द और डर से चीखने लगता है। उसे लगता है कि लिंडा उसका कोई बॉडी पार्ट काट रही है, लेकिन कुछ देर बाद लिंडा हंसने लगती है। असल में वो सिर्फ उसे डरा रही थी और फिर वो एक मरा हुआ चूहा दिखाकर कहती है, इस बार मैंने इस चूहे को काटा है, लेकिन अगली बार दोबारा तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा नंबर होगा। ये सुनकर ब्रैडले बुरी तरह डर जाता है और उसके बाद कई दिन तक दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं होती। ब्रैडले बिल्कुल चुप रहने लगा था और लिंडा भी महसूस करती है कि अब वो उससे पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा। एक दिन लिंडा कहती है कि वो जंगल से कुछ फ्रूट्स लेकर आती है और वो अकेली जंगल की तरफ निकल जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर समंदर की तरफ पड़ती है। दूर से एक बोट आइलैंड की तरफ आ रही थी। बोट में 2 लोग होते हैं, एक थी चेरी यानी ब्रैडले के फियांसी और दूसरा एक फिशरमैन। लिंडा ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच कैसे गए, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है। वो नॉर्मल एक्टिंग करते हुए चेरी से मिलती है और कहती है, हम दोनों प्लेन क्रैश के बाद इसी आइलैंड पर फंसे हुए हैं, बस मैं और ब्रैडले ही जिंदा बचे थे। चेरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत कहती है, मुझे ब्रैडले के पास ले चलो। बातों ही बातों में लिंडा ये भी कंफर्म कर लेती है कि चेरी और फिशरमैन के अलावा किसी और को इस आइलैंड के बारे में अब नहीं पता। अब लिंडा उन दोनों को ब्रैडले के पास ले जाने के बहाने उसी पहाड़े वाले पत्ते रास्ते पर ले जाती है, जहाँ पहले लिंडा खुद भी फिसल चुकी थी। इस बार लिंडा जानबूझकर थोड़ा पीछे रह जाती है। जैसे ही चेरी उस कमजोर पत्थर पर कदम रखती है, पत्थर फिर से टूट जाता है और चेरी सीधा पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। फिशरमैन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और वो लिंडा को जोर जोर से मदद के लिए बुलाता है, लेकिन लिंडा बस दूर खड़ी होकर सब देखती रहती है। वो उनकी मदद बिल्कुल नहीं करती। कुछ देर बाद वो अकेली ही वापस कैंप में आ जाती है और ब्रैडले को बोट या चेरी के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन अंदर ही अंदर लिंडा समझ चुकी थी कि अब वो एक ऐसी लाइन क्रॉस चुकी है जहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं है। अगले दिन ब्रैडले अकेला समंदर के किनारे मछली पकड़ने जाता है। तभी उसकी नजर रेत में दबे हुए एक इंसान के हाथ पर पड़ती है। जब वो पास जाकर देखता है तो उस हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग होती है। ये वही रिंग थी जो उसने चेरी को पहनाई थी। ये देखते ही ब्रैडले के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब उसे सब कुछ समझ आ जाता है। चेरी उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आई होगी और उसके साथ जो हुआ उसके पीछे सिर्फ लिंडा हो सकती है। ब्रैडले गुस्से में दौड़ता हुआ कैंप की तरफ आता है। जैसे ही वो लिंडा को देखता है, जोर से चिल्लाता है, चेरी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? पहले तो लिंडा बात घुमाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ब्रैडले के बार बार पूछने पर वो मान लेती है कि चेरी मर चुकी है। हालांकि वो झूठ बोलती है। लिंडा कहती है कि चेरी का पैर फिसल गया था और वो उसे बचा नहीं पाई, और उसने ब्रैडले को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी एक और उम्मीद टूट जाए। लेकिन इस बार ब्रैडले को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं आता। उसे समझ आ चुका था कि लिंडा धीरे धीरे एक खतरनाक इंसान बन चुकी है। इधर लिंडा चुपके से अपने चाकू की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि चाकू वहाँ है ही नहीं, क्योंकि ब्रैडले पहले ही उसे उठा चुका है। ये देखते ही लिंडा जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। ब्रैडले भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। थोड़ी देर में दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ब्रैडले गुस्से में लिंडा को जोर जोर से पीटता है। एक पल के लिए तो लगता है कि वो लिंडा को मार ही देगा, लेकिन लिंडा अचानक उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। ब्रैडले दर्द से पीछे हटता है और इसी धक्का मुक्की के दौरान लिंडा चेरी की एंगेजमेंट रिंग भी निकाल लेती है। जब ब्रैडले दोबारा उस पर अटैक करता है, तब लिंडा मौका देखकर उसके साइड में चाकू घोंप देती है। ब्रैडले बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल के और अंदर जाता है। भागते भागते उसी एरिया में पहुंच जाता है जहां जाने से लिंडा ने उसे मना किया था। और अब यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ब्रैडले देखता है कि उस डेंजरस एरिया के बीच एक बहुत बड़ा और शानदार लग्जरी मैंशन बना हुआ है। ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। मतलब ये आइलैंड कभी भी सुनसान था ही नहीं, ये एक प्राइवेट आइलैंड था। और अगर ब्रैडले पहले ही यहाँ आ जाता तो वो इस घर के फोन करके किसी को रेस्क्यू के लिए बुला सकता था। अब ब्रैडले को समझ आ जाता है कि लिंडा ने शुरू में ही उससे झूठ बोला था और उसने जानबूझकर उसे डराकर इस जगह से दूर रखा, क्योंकि लिंडा कभी भी इस आइलैंड को छोड़ना ही नहीं चाहती थी।
किसी तरह ब्रैडले उस मेंशन के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी पूरे घर के स्पीकर सिस्टम से लिंडा की आवाज आती है। लिंडा कहती है, मुझे पता था तुम एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगे। ब्रैडले जल्दी से किचन में जाकर एक चाकू ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा फिर हंसकर कहती है, फायदा नहीं, मैंने पहले ही घर के सारे चाकू हटा दिए हैं। अब लिंडा अपने पूरा सच बताती है। वो बताती है कि ये मेंशन एक बहुत बड़े अमीर बिलियनर का हॉलीडे हाउस है। प्लेन क्रैश के कुछ दिन बाद जब उसने पहली बार बोर्ड देखी थी, तभी उसे इस घर के बारे में पता चल गया था। उसने चुपके से यहाँ आकर सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दिया, फिर घर के अंदर से खाना, पानी, कपड़े और जरूरी सामान निकाल कर कैंप ले जाने लगी। ब्रैडले को लगता था कि लिंडा जंगल से इतनी सारी चीजें ढूंढ कर लाती है, लेकिन असल में वो सब इसी मेंशन से ला रही थी, और जो अल्कोहल लिंडा ने बनाने की बात की थी वो भी इसी घर से मिली थी। मतलब लिंडा शुरू से ही ब्रैडले को झूठ बोल रही थी। उसने जानबूझकर रेस्क्यू की हर उम्मीद खत्म कर दी थी, क्योंकि अब वो इस आइलैंड पर हमेशा के लिए रहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद लिंडा हाथ में एक गन लेकर ब्रैडले के सामने आ जाती है। गन देखकर ब्रैडले घबरा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो लिंडा से प्यार का नाटक करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, चलो हम हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर साथ रहेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ देर के लिए लिंडा उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन अचानक उसकी नजर रूम के एक स्टैचू पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि ब्रैडले कुछ छुपा रहा है। अगले ही पल ब्रैडले उस पर झपट मार देता है। दोनों गन के लिए लड़ने लगते हैं। आखिरकार ब्रैडले गन छीन लेता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर उसे पता चलता है कि गन में तो एक भी गोली नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लिंडा दीवार से एक गोल्फ स्टिक निकाल लाती है और अब पूरी ताकत से ब्रैडले के सर पर वार कर देती है। ब्रैडले जमीन पर गिर चुका था, और लेकिन लिंडा अब रुकती नहीं है। वो बार बार उस गोल्फ स्टिक से उस पर वार करती रहती है जब तक कि ब्रैडले की मौत नहीं होती। अब मूवी में दिखाया जाता है, एक साल के बाद लिंडा को रेस्क्यू कर लिया था। पूरी दुनिया उसे प्लेन क्रैश की इकलौती सर्वाइवर मानती है। मीडिया उसकी कहानी सुनता है, लोग उसे हीरो समझने लगते हैं। वो एक फेमस पब्लिक फिगर बन जाती है। ब्रैडले की मौत के बाद उसकी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का कंट्रोल भी लिंडा के हाथ में आ जाता है, और धीरे धीरे वो कंपनी की सबसे पावरफुल इंसान बन जाती है। सब लोग उसे एक मेहनती और बहादुर औरत समझते हैं, लेकिन किसी को भी उसके अंदर छिपे हुए असली शैतान के बारे में नहीं पता था। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि शुरुआत में ब्रैडले एक सेल्फिश और बुरा इंसान लगता है, लेकिन आइलैंड पर आने के बाद वो धीरे धीरे बदलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा, जो पहले सीधी सादी, मेहनती और मासूम थी, फ्रीडम मिलते ही धीरे धीरे एक डेंजरस और रेथलेस किलर बन जाती है। और उसने सिर्फ झूठ ही नहीं बोला था, बल्कि अपनी खुशी के लिए कई लोगों की जान भी ले ली थी। आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा।